अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक क्यों डूबा था? बहुत सी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज़ था जो 1912 में एक आइसबर्ग से, एक बर्फ़ की चट्टान से टकरा कर डूब गया। इसमें 22,000 लोगों की डेथ हुई थी, वफात हुई थी। इस पर बहुत सी मूवीज़ भी बनाई गई। मैं आपको यहाँ पर एक जहाज़ दिखा रहा हूँ जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबा था, और उसकी वजह यह थी कि एक ऐसी रॉक सामने आ गई जो कि उसे नज़र ना आ सकी, और ये जहाज़ उस रॉक से जाकर टकराया, और उसके बाद इसको इतना नुकसान पहुंचा कि ये पूरा का पूरा समंदर में डूब गया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की हलाकत हुई। 1912 में जब ये काम हुआ तो उस वक्त इसके ऊपर एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ था जो कि आवाज़ को डिटेक्ट करता था। उसे पैसिव सोनार कहते हैं। लेकिन पैसिव सोनार जो कि 1906 में बना लिया था, उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि कोई भी आवाज़ जो समंदर की तह में पैदा होती है और वो जहाज़ तक आती है, जहाज़ उसको सुन सकता था। इसे लुइस निक्सन ने 1906 में बनाया था, जो कि एक नेवी के ऑफिसर थे। लेकिन ये पैसिव सोनार ये नहीं बता सकता था कि आगे क्या है, आगे कोई रॉक है, समंदर की गहराई क्या है। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उन्होंने एक्टिव सोनार बनाया। तो मैं आपको यहाँ पर राइट साइड पे पैसिव सोनार दिखा रहा हूँ। आप देखें, एक डॉल्फिन या एक वेल आवाज़ निकालती है तो बहरी जहाज़ उसको सुन सकता है, और वो अंदाज़ा लगा सकता है कि ये मछली कितनी दूर है और कितने एंगल पर है, उसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्टिव सोनार है वो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, वो अपना साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसका साउंड जब जाकर टकराता है मछली से या समंदर की तह से तो वो वापस लौटता है। इसे इको कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं साउंड की। और उससे अंदाज़ा हो जाता है उसे कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा दूर है। मछली थोड़ी दूर है, लेकिन सतह समंदर की बहुत ज़्यादा दूर है। इसे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम या सोनार कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर भी सोनार दिखा रहा हूँ। तो रेड कलर की साउंड की चिर्प या आवाज़ जहाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जब जाकर नीचे लगती है, सतह समंदर से रिफ्लेक्ट होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर की इकोज आपको नज़र आ रही हैं। इनकी इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि ज़ाहिर बात है लॉसेस भी होते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि साउंड पानी में बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, हवा से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है, इसलिए साउंड फ़ौरन वापस आता है और हम उसे डिटेक्ट करते हैं। अब यही ट्रांसमीटर रिसीवर में बदल जाता है, उसे डिटेक्ट करता है, और उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये साउंड कितनी दूर से टकरा कर आया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 100 किलोहर्ट्ज़ होती है, लेकिन उससे ऊपर भी जा सकती है। लेटेस्ट सोनार इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से परिंदे भी सोनार का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडार का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके चमगादड़ को देख सकते हैं जो कि आवाज़ को फेंकती है, वो जब किसी पतंगे से लगकर वापस आती है, रेड कलर के इकोज वापस आते हैं, तो उसे उसको अंदाज़ा लगा लेती है कि वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। इसी तरीके से डॉल्फिन्स और वेल मछलियाँ भी अपने शिकार को, मछलियों को ऐसे ही ट्रैक करती हैं। सबमरीन में भी सोनार्स लगे होते हैं जिससे वो मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सोनार डिवाइस दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर एक ऑसिलोस्कोप भी लगी हुई है, जो कि हमें डायरेक्शन बताती है कि कोई चीज़ कहाँ पर। एक पुराना सोनार है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। सोनार 500 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसीज पर काम करता है, लेकिन जदीद सोनार इससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जब साउंड का बैंड दिखाता हूँ तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर 20 हर्ट्ज़ से नीचे जो स्पेक्ट्रम है उसे हम इंफ्रा साउंड कहते हैं, क्योंकि उसे हम सुन ही नहीं सकते। और जो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक हम इंसान ये आवाज़ सुन सकते हैं। इन फ्रीक्वेंसीज़ की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। इसे अकूस्टिक बैंड कहा जाता है। अकूस्टिक का मतलब यह है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसे हम सुन सकते हैं उसमें कई फ्रीक्वेंसी को सुनने में हमें बड़ी मुश्किल आती है और हमें तकलीफ भी होती है, लेकिन हम सुन सकते हैं। और फिर उससे ऊपर आता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड भी जिसे कहते हैं। वो 20 किलो हर्ट्ज़ से ऑनवर्ड चलता है। ये सारा का सारा साउंड का बैंड है।
बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मसलन बैट्स हैं, कुछ मंकीज़ भी हैं जो कि राइट साइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी बड़ी आंखों वाले मंकीज़ भी हैं। अमूमन ये फिलिपाइन में भी होते हैं। ये भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, डॉल्फिन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन और ऐसे एनिमल्स हैं जो इनको सुन भी सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं वो एनिमल्स जो मैंने आपको लेफ्ट साइड पर दिखाए। इंसान नहीं सुन सकता, हम अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन सकते, लेकिन बहुत से एनिमल्स हैं जो कि इन साउंड पैटर्न्स को सुन सकते हैं। आज के सोनार, पुराने सोनार एक फ्रीक्वेंसी की वेव फेंकते थे और वो रिफ्लेक्ट होती थी, वापस आ जाती थी। लेकिन आज के सोनार चिर्प फेंकते हैं। चिर्प का मतलब है कि मल्टी फ्रीक्वेंसीज फेंकते हैं, और वो मल्टी फ्रीक्वेंसी, ये बैंड देखें, ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी का बैंड है। ये जब जाता है तो ये लगकर वापस आता है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ वेव इंटरफेरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि फिर हम इस कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जा सकें। वेव्स, जब दो वेव्स एक जगह इकट्ठी होती हैं तो उनमें या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव होती है तो वो ऐड हो जाती हैं, जो कि आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। वेव 1, वेव 2 बिल्कुल फेज में है। इसका मतलब ये है कि एक की चोटी दूसरी की चोटी के ऊपर है और एक की गहराई दूसरी की गहराई के ऊपर है। क्रस्ट के ऊपर है, ट्रफ के ऊपर है, और वो ऐड कर जाएंगी और हमें एक बड़ी वेव नजर आएगी या हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर इन्हीं वेव्स को मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, आउट ऑफ फेज हो जाए, एक की चोटी दूसरी की गहराई पर और दूसरी की गहराई पहले की चोटी पर आए, क्रस्ट ट्रफ पर आए और ट्रफ क्रस्ट पर आए, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे और हमें ज़ीरो आवाज़, कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट साइड पर, आप दोबारा देख सकते हैं कि किस तरीके से वेव जब पास कर रही है तो दूसरी वेव, क्योंकि हमने स्टेशनरी ली है, तो हमें रिजल्टेंट वेव चेंज होती नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो ये ब्लू कलर का एक मेरे पास सिग्नल है, ब्लू कलर का एक सिग्नल है। लेकिन इस सिग्नल को अगर मैं देखूं तो ये कई साइनोसॉइडल वेव से मिलकर बना है। बहुत सी वेव्स ऐड हुई हैं जिनकी वजह से मुझे रिजल्टेंट सिग्नल ये मिला, रिजल्टेंट शेप ये मिली। तो आप ऊपर देखें, ये वेव इस फ्रीक्वेंसी की ऐड हुई, इस फ्रीक्वेंसी की, इस फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो हैं वो ऐड हुई हैं और उसके बाद मुझे ऐसी शक्ल मिली है। तो जब भी हम किसी भी सिग्नल को देखते हैं टाइम डोमेन में, तो इसका मतलब ये है कि उसमें मुख्तलिफ वेव्स ऐड हुई होती हैं जो कि उसे वो शक्ल दे रही होती हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक ब्लू कलर की वेव है F1 फ्रीक्वेंसी की और एक वेव 2 है F2 फ्रीक्वेंसी की। इन दोनों को ऐड करते हैं तो अगर मैं इनको इकट्ठा ड्रा करूँ तो आप देखिए कई जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कई जगह पर डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे से लाई कर रहे हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पर देखें, ये वो जगह है जहाँ पर एक दूसरे के बिल्कुल इन फेज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ फेज़ है। ये देखें, तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो आपको कम सिग्नल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल मिलेगा। तो आपके पास जो सिग्नल आएगा वो इस किस्म का आएगा। अब ये सिग्नल, इसको मैं दोबारा तोड़ सकता हूँ इन दो वेव्स में। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं और ये मेरे पास रिजल्टेंट सिग्नल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दीवार है, हमने ईंटों से एक दीवार बनाई और फिर मैंने सोचा कि इसमें कितनी किस्म की ईंटें लगी हैं। कुछ ईंटें बड़ी लगी हैं, कुछ छोटी लगी हैं, कुछ दानेदार भी नज़र आ रही हैं। तो मैं इसे इसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ, देख सकता हूँ कि ये ईंटें हो सकता है 10 लगी हों, ये ईंटें 5 लगी हों, ये ईंटें 16 लगी हों। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ईंटें इतनी मिकदार में लगी हैं तो मेरे पास ये दीवार बनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सिग्नल्स को, जो भी वेव्स हमारे पास आती हैं उनको तोड़ते हैं उनकी कंपोनेंट वेव्स में। सिग्नल्स को हम तोड़ते हैं उनके कंपोनेंट्स में। तो मैं आपको एक सिग्नल दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का सिग्नल है, एक वेव है जो टाइम में वेरी कर रही है। आप देखें, ये टाइम है, टाइम में वेरी करी। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बहुत बड़ी क्लासेस में पता चला था, लेकिन मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक टाइम में वेव है और ऐसा ऐसा चल रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस सिग्नल को कंपोनेंट्स में तोड़ूं, कि इनमें एक वेव जिसकी एक टोन हो, टोन का मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी हो। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये एक वेव है, इसकी आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये टाइम में है, तो ये पूरी वेव को मैं सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर सकता हूँ। रेड कलर में आप देखें, ये फ्रीक्वेंसी है। इस पूरी वेव को मैं एक फ्रीक्वेंसी से जाहिर कर सकता हूँ, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। दूसरा कंपोनेंट ये वेव हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, ये है। तीसरा कंपोनेंट ये वेव थी, चौथा ये, पांच साइनोसाइडल वेव्स को जब हमने ऐड किया
तो हमारे पास ये ब्लैक कलर का सिग्नल आ गया। तो इस ब्लैक कलर के सिग्नल में 5 मुख्तलिफ किस्म के फ्रिक्वेंसीज हैं और ये जो रेड लाइन है इसको हम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सिग्नल का जो कि टाइम में वेरी करे उसको तोड़ सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में, यानी अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वेव्स में, लेकिन उन वेव्स की फ्रिक्वेंसी एक होनी चाहिए, वेरी नहीं करनी चाहिए। तो हर फ्रिक्वेंसी के साथ एक वेव जुड़ी होती है और जितनी वेव्स को ऐड करके वो सिग्नल हमारे पास आ सकता है वो ही उसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनता है। अगर आप इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं इस ब्लैक कलर के सिग्नल का, तो सिर्फ आपको ये रेड कलर की लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी होगी, वो इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम नज़र आपको आ जाएगा। तो हमने सोनार की एप्लीकेशन भी डिस्कस करनी है और उसमें सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि हम ओशन फ्लोर्स को मैप करते हैं, क्योंकि कई जगह पर ओशन बहुत ज़्यादा गहरा होता है और हम पुराने तरीक़ों से उसे मैप नहीं कर सकते। तो हम सोनार को आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो रेड कलर की जगह वो ऊंचाई पर है और जो गहरे रंग की जगह वो नीले रंग की हैं और हम कलर कोडिंग के ज़रिए भी ये चीज़ दिखा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ओशन की सरफेस जो कि हमने मेजर की है, मैप की है सोनार के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई रेड कलर से हमने जाहिर कर दी और जो नीचे थे गहरी जगह थे उनको नीले रंग से हमने जाहिर कर दिया। तो इस तरीके से हम पूरे मैप्स बना रहे हैं सी की सोनोग्राफी कर रहे हैं, उसकी साउंडग्राफी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे गहरी ट्रेंच है, सबसे गहरी जगह है हमारी दुनिया में, वो मैरियाना ट्रेंच है। और मैरियाना ट्रेंच आप देख सकते हैं कि ये आपको मलेशिया और जापान के, बल्कि जापान के ज़्यादा पास है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया भी है इसके पास, न्यूजीलैंड है और जापान। तो यहाँ पर आपको मैरियाना ट्रेंच नज़र आ रही है और मैरियाना ट्रेंच इतनी ज़्यादा गहरी है, ये तकरीबन 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर सी लेवल से नीचे है और इस पर इतना ज़्यादा पानी का प्रेशर है कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर हम अपनी प्लास्टिक की बॉडी लेकर जाएं और उसे मैरियाना ट्रेंच पर रखें, उतना प्रेशर दें लैब में, तो बॉडी स्क्वीज़ होकर, हमारा ये स्कल जो है वो स्क्वीज़ होकर इतना छोटा रह जाएगा। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना ज़्यादा प्रेशर है और इस पर तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। इंसान का तो ये हाल होगा कि वो बिल्कुल पिंच हो जाएगा, वो ज़िंदा नहीं रह सकते इतने प्रेशर पर। तो अब वहाँ पर हम कैसे मैप करें कि कितनी गहराई है, उसके लिए हमने सोनार का इस्तेमाल किया। और सोनार का जब हमने इस्तेमाल किया, साउंड इमेजिंग की, तो हमें पता चल गया कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है। तो हम समंदरों की पूरी सोनोग्राफी कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये ग्राफ मैंने आपको दिखाया कि बहुत सी ऐसी मछलियाँ भी हैं जो कि हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ें निकालती हैं और वो उन्हें सुन भी सकती हैं। तो सोनार के तौर पर आप यहाँ पे डॉल्फिन्स देख सकते हैं। तो ये सोनार की तरह की चिप आवाज़ें निकालती हैं, लेकिन इनकी चिप मुख्तलिफ होती हैं। कुछ की शक्लें किसी तरीके से होती हैं, कुछ की चिप बड़ी होती है, कुछ की चिप छोटी होती है। सोनार्स को हम अल्ट्रासाउंड में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। हम बॉडी के स्कैन करने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक होता है और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी बॉडी में क्या कुछ हो रहा है। फिर हमारे पास ऑटोनोमस कार आई जो कि खुद ब खुद ड्राइव करती हैं, खुद ब खुद अपने आप को पार्क करती हैं। वहाँ पर भी हमें सोनार की या अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की बहुत ज़्यादा अफादियत नज़र आई। तो हम इन्हें लगा देते हैं और ये पीछे दीवार से डिस्टेंस मेजर करते रहते हैं और फ़ौरन हमें बताते हैं कि दीवार से आपका डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। ऑटोनोमस कार्स जो कि टेस्ला लॉन्च कर रही है और भी कंपनीज, गूगल भी लॉन्च कर रही है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड सेंसर्स लगे होते हैं जो कि इर्द गिर्द की चीज़ों को देख रहे होते हैं और आपको अचानक बताते हैं कि सामने कोई राहगीर आ गया है, सामने कोई दीवार आ गई है, कोई गाड़ी आ गई है। इन तमाम चीज़ों के लिए भी सोनार्स का इस्तेमाल होता है। रेडार्स का भी होता है और सोनार्स का भी होता है, लेकिन सोनार सेंसर्स भी होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी होते हैं। मैं आपको एक सेंसर दिखा रहा हूँ जो कि जिसमें 2 आंखें होती हैं। पहली आंख रिसीवर होती है और दूसरी आंख ट्रांसमीटर होती है। तो ट्रांसमीटर एक सिग्नल भेजता है आवाज़ का, अल्ट्रासोनिक आवाज़ का सिग्नल भेजता है जो कि आप नहीं सुन सकते। वो ऑब्जेक्ट से लगता है और वापस आता है और उसके डिले से वो कैलकुलेट करता है कि कितना डिस्टेंस है। इसमें 4 पिन्स होती हैं जिसमें इको तीसरी पिन पर आ रही होती है, जो रिफ्लेक्शन होती है वो तीसरी पिन पर आ रही होती है। और हम बहुत सी ऐसे रोबोट्स में यूज़ करते हैं, ऐसे खिलौनों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जो कि ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट्स होते हैं। यानी ये आपको बता देगा कि दीवार आ रही है, मैंने मुड़ जाना है, और ये गाड़ी कभी भी दीवार से टकराएगी नहीं क्योंकि इसके अंदर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे हुए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर का। तो आप डिस्टेंस अगर कम करेंगे इससे, तो ये इस LCD पे आपको डिस्टेंस देता रहेगा कि 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस किस्म के तो एक्सपेरिमेंट मैं खुद भी बहुत कर चुका हूँ और मेरी प्लेलिस्ट भी पूरी बनी हुई है जिसमें अल्ट्रासोनिक की बाकायदा एक वीडियो भी पड़ी हुई है जिसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाए हैं। आप इन सेंसर्स के ज़रिए और आर्डिनो बोर्ड के
के ज़रिए घर में बैठ के पूरा सोनार बना सकते हैं। और जिस एंगल पर भी आप कोई चीज़ लाएंगे तो वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्कैन करके दिखाएगा कि इस जगह पर मार्क कर देगा कि इस जगह पर कोई चीज़ मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे करीब आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये पेन को मार्क कर रहा है, और जब ये पेन को मार्क कर रहा है तो फिर ये उसे इंडिकेट भी कर रहा है कि पेन किस तरफ है। तो ये पूरा स्कैन भी कर सकते हैं आप, इसको रोटेट भी करवा सकते हैं। अगर आप सर्वो मोटर्स लगा दें तो आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। 360 का स्कैन करके ये आपको बता देगा कि कौन सी चीज़ कितने फासले पर है। और हम स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट भी करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सोनार पर आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।